Assalamu alaikum and warm welcome to everyone on Redeem Knowledge YouTube channel. I'm back with important topic of your specialization course, Unit 2, Topic 1, Gender Inequalities and Issues. इससे पहले हमने जेंडर और जेंडर रिलेटेड जितनी भी टर्म्स थी उन पर बात की है, उनको मैंने क्लियर किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक अवेलेबल है हमारी चैनल पर। आप जेंडर एंड जेंडर रिलेटेड टर्म्स वो सर्च कीजिएगा, यू विल गेट द वीडियो। आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि सारी टर्म्स उसमें डिस्कस किए गए हैं। आज हम बात करेंगे जेंडर इनइक्वालिटी क्या है और इसके कॉजेज़ क्या है। चूँकि जेंडर इनइक्वालिटीज़ एंड इशूज़ ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर 3-4 लेक्चर बन सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जेंडर इनइक्वालिटी क्या है और इसके कॉजेज़ क्या है। दो चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। आप स्क्रीन की तरफ देख लीजिएगा। जेंडर इनइक्वालिटी refers to the unequal treatment or perceptions of individuals based on their gender. It often manifests in various aspects of life, including education, employment, healthcare, and representation in decision-making process. What is gender inequality? Gender के बुनियाद पर चीज़ों को prioritize करेंगे, यानी एक मेल को ज़्यादा, एक फीमेल को कम, किसी पर्टिकुलर जेंडर को ज़्यादा। जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जेंडर के बुनियाद पर होगा, यानी एक पर्टिकुलर जेंडर को हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा दिया जाएगा, उसको पॉलिटिकल सिस्टम में भी प्रायोरिटाइज किया जाएगा, इकोनॉमिक सिस्टम में भी, सोशल सिस्टम में भी, हेल्थ केयर में भी, हर जगह उसको उसके जेंडर के बुनियाद पर उसको प्रेफरेंस दी जाएगी और दूसरे जेंडर को वो एक्सेस नहीं दिया जाएगा, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिए जाएंगे, उसको इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी कहलाता है। यानी आपको सिंपली याद रखना है, जेंडर इनइक्वालिटी सिंपली मीन्स डिस्पैरिटीज़ और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रीटमेंट अमंग जेंडर्स। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर जेंडर को ज़्यादा, एक जेंडर को कम दिया जाए, तो इसको हम जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं। आप स्क्रीन की तरफ देख लीजिएगा। अब हम कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला कॉज जो है, जेंडर इनइक्वालिटी एंड इश्यूज़ इन इंडिया आर डीपली रूटेड इन हिस्टोरिकल, कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सबसे पहले आप याद रखेंगे ये जेंडर इनइक्वालिटी कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में भी पाई जाती है, हमारे सोशल सिस्टम में भी, या हमारी सोसाइटी में हमारी कंस्ट्रक्शन हुई है, वहाँ का कल्चर कैसा है, हम जेंडर्स को कैसे देखते हैं। कल्चर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेंडर इनइक्वालिटी में। बात समझ में आती है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज़ इट्स ओन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हम की कॉजेज़ डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला कॉज जो है दैट इज़ पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे, India has traditionally been a patriarchal society where men hold primary power and predominate in roles of political leadership, economic control, and social privilege. This patriarchal mindset often results in the marginalization and subjugation of women. सबसे पहले आप देखेंगे पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या है। पैट्रियार्कल सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जिसमें सारा कंट्रोल एक मेल के पास होता है। कोई भी एस्पेक्ट हो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, सोशल एस्पेक्ट हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, हर एक एस्पेक्ट में डोमिनेट एक मेल करता है, यानी सारे पावर्स एक मर्द के हाथ में होते हैं। बात समझ में आती है ना। उसको हम पैट्रियार्कल सोसाइटी, यानी जहाँ पर मेल डोमिनेंस होती है। इंडिया भी पैट्रियार्कल सोसाइटी ही है, अब थोड़ी सी चेंज आने लगी है, लेकिन है ये पैट्रियार्कल सोसाइटी। जहाँ पर भी मेल डोमिनेंस है, यहाँ पर भी एक मेल पावर एक्सरसाइज करता है, पावर कंट्रोल करता है। वो पॉलिटिकल सिस्टम भी कंट्रोल करता है, इकोनॉमिक सिस्टम भी कंट्रोल करता है, सोशल सिस्टम भी कंट्रोल करता है, वो लीडरशिप के रोल्स भी निभाता है। हर एक चीज़ में वो आगे है, हर एक चीज़ में वो कंट्रोल करता है। अब इससे क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर जेंडर के पास पावर आएगा, यानी जब मेल के पास पावर आएगा, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये बाकी जेंडर्स को सब्जुगेट करेगा, उनको इलीगल तरीके से दबाएगा, उनके राइट्स स्नैच करेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी रिप्रेजेंटेशन या डिसीजन मेकिंग में दूसरे जेंडर्स को मौका नहीं दिया जाता है। जहाँ पर वो अपनी बात रखते कि हमारे साथ ये चीज़ें हो रही है, तो उनको सब्जुगेट किया जाता है, उनके राइट्स इलीगल तरीके से छीन लिए जाते हैं, किसी जगह उनकी बात नहीं सुनी जाती है। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में यही चीज़ है, जब पर्टिकुलर जेंडर के पास पावर आएगा तो बाकी जेंडर्स को ऑब्वियसली सब्जुगेट होना है। आप सिंपल याद रखेंगे कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में एक मेल के पास पावर होता है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, जिसके नतीजे से दूसरा जेंडर जो है वो सब्जुगेट होता है। इट्स बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज ऑफ जेंडर
inequality. अब दूसरा है, despite constitutional provisions for gender equality, discriminatory laws and policies persist in India, particularly in areas such as inheritance rights, property rights, and marital laws. These legal disparities reinforce gender inequalities. दूसरा क्या है, discriminatory laws and policies. अब आप देखिए कि कुछ laws पास किए गए हैं, कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं जहाँ पर ये जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, बट एट द सेम टाइम आपको मैं बताऊंगा कि हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, अक्सर जगहों पर इनहेरिटेंस राइट्स या प्रॉपर्टी राइट्स एक औरत को नहीं दिए जाते 95% 90% लोग ऐसे हैं जो अपने बहन बेटियों को विरासत में हिस्सा नहीं देते हैं। ये उनका एक बुनियादी राइट है, बेसिक राइट है, जिससे वो क्या करते हैं, वो इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाते हैं। बात समझ में आती है ना, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते अगर हम उनको इनहेरिटेंस राइट्स देते, प्रॉपर्टी राइट्स उनको देते। ये सारी चीज़ें उनसे स्नैच की जा रही है। यहाँ पे क्या होता है कि जब ज़मीन तकसीम होती है, जब वरासत तकसीम होती है, यहाँ पे बहनों को बुलाया जाता है तो उसके बाद बाज़ाब्ता उनसे कहा जाता है कि आप लिख के दे दो। बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए था। वरासत में हिस्सा है, उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा है, उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना चाहिए था। ये रूल होना चाहिए था, नहीं इनको राइट देना है, लिख के नहीं लेना है, बल्कि इनको वरासत में हिस्सा देना। इससे क्या होता है, उनमें वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाती। दैट्स वाई हम कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड पॉलिसीज, अगरचे कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। कितनी सारी बहन बेटियां हैं जिनको वरासत में हिस्सा नहीं दिया गया है। इससे एक फीमेल मर्द पर ज़्यादा डिपेंडेंट बनती है कि उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। अगर उसको वरासत में हिस्सा दिया जाता तो वो कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस हो जाती उसके साथ या और कोई प्रॉब्लम हो जाती, वो उसको बर्दाश्त नहीं करती। वो कहती नहीं, आई हैव गॉट द इनहेरिटेंस राइट्स, मैं वहाँ से कमा सकती हूँ, मैं अपने आप को चला सकती हूँ, मुझे किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं। इस्लाम भी इसको बहुत एम्फेसाइज करता है कि एक औरत को वरासत में हिस्सा है। बहरहाल अगर हमने ये चीज़ें की होती तो इससे क्या होता है, इससे वो बैलेंस रहती, किसी किस्म का जुल्म तशद्दुद या डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर नहीं होते। बात समझ में आती है। तो उसके बाद एक और, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन। वाइल सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन इम्प्रूविंग फीमेल लिटरेसी रेट्स इन इंडिया, देयर आर स्टिल डिस्पैरिटीज बिटवीन जेंडर्स, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। औरतों को उतना ज़्यादा एजुकेशन में एक्सेस नहीं दिया जाता है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में अक्सर हम देखते हैं जहाँ पे कहते हैं कि नहीं, हम अपनी बहन को, हम अपनी बेटी को 10वीं जमात तक पढ़ाएंगे तो उसके बाद ये घर में बैठेगी, क्योंकि इसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन परपेचुएट्स जेंडर इनइक्वालिटीज बाय हिंडरिंग वुमेन्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड सोशल एडवांसमेंट। अब इससे क्या होता है कि जब हम लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन देते हैं, किसको, एक फ़ीमेल को, इससे क्या होता है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो जाती हैं। आज हम अगर बात करेंगे, प्राइवेट कंपनी में जाना हो या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना हो, किसी भी जगह जाना हो हमें, जहाँ पर हम चाहें कि हम वहाँ पे जॉब करें, हम डे टू डे एक्सपेंसेस वहाँ से कमाएं, वहाँ पे सबसे पहले पूछा जाता है आपने क्या किया है, आपकी तालीम क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, अगर कम है तो आपको वहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। जब हम लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एक फीमेल के लिए रखते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो जाती है। बात समझ में आती है ना। तो जब एजुकेशन ही नहीं होगा तो ये पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे एंटर हो सकती है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है उनको कैसे बेटर कर सकती है, डिसीजन मेकिंग में वगैरह ये वहाँ कैसे अपनी राय दे सकती है। एजुकेशन से क्या होता है, राइट्स के बारे में पता चलता है, डिसीजन मेकिंग के बारे में पता चलता है, या एक्सप्लॉइटेशन जो भी होती है उसके बारे में पता चलता है। नहीं, मुझे यहाँ पे कौन सा राइट है, मुझे किस तरीके से अप्रोच करना है ताकि मैं इस इनक्वालिटी से निकल सकूँ। तो बहरहाल जब एजुकेशन से किसी इंसान को महरूम रखा जाएगा तो ऑब्वियसली उसके साथ जो कोई भी चीज़ किया जाएगा उसको वो सहना पड़ता है। तो लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन की वजह से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होती चली जा रही है। तो ये था एक और कॉज किसका, जेंडर इनइक्वालिटी का। उसके बाद चाइल्ड मैरिज एंड डाउरी सिस्टम। चाइल्ड मैरिज एंड द डाउरी सिस्टम रिमेन्स prevalent in many parts of India. Despite legal restrictions, these practices often result in early dropout from education, limited economic opportunities, and increased vulnerability to domestic violence and exploitation for young girls.
चाइल्ड मैरिज और डाउरी सिस्टम ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है जेंडर इनइक्वालिटी का। अब देखिए, जब चाइल्ड मैरिज होती है हमारे यहाँ अक्सर ये देखा जाता है, जब शादी बच्चों की होती है उसके बाद वो नहीं पढ़ते हैं। ये इस सोसाइटी का हाल है कि जब शादी हुई उसके बाद इनको नहीं पढ़ना है। तो नतीजा क्या निकलता है, जैसा कि मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि आपकी जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, वो ख़त्म हो जाती है। एक तो ये, दूसरा है डाउरी सिस्टम। इन सब चीज़ों के लिए इकोनॉमी का होना बहुत ज़रूरी है। एक फैमिली ये कहती है कि अगर मैं इस बच्चे को पढ़ाऊंगी तो इसके ऊपर इतना इन्वेस्ट करना है, तो मैं ये सेव करके रखूँगा, कल को डिमांड आएगी, ये लाना है वो लाना है, तो मैं वो सारी चीज़ें शादी में इन्वेस्ट करूँगा, मैं यही पैसे बचाऊँगा, इसको मैं नहीं पढ़ाऊँगा। जितने भी पैसे कल को इसके शादी के लिए लगेंगे मैं इनको सेव करके रखता हूँ, कल डावरी देनी हो या और कोई चीज़ देना हो, मैं उस वक्त ये पैसे निकालूंगा और उनको दूंगा। बात समझ में आती है ना? डाउरी सिस्टम है जब जहाँ से एक ग्रूम जो है वो डिमांड करता है, यानी लड़के वाले जो है वो डिमांड करते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए लड़की की तरफ से, ये साथ लानी चाहिए। तो नतीजा क्या निकलता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे असर डालता है, जिसके नतीजे में उसको गिव अप करना पड़ता है तालीम से। ठीक है ना? चाइल्ड मैरिज, जब छोटी उम्र में शादी होती है तो इसके सारे अपॉर्चुनिटीज़, इसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे शादी के बाद बच्चे को नहीं पढ़ने देते हैं। अब जब ये शादी छोटी उम्र में करेगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड हो जाएंगी। आजकल के दौर में तो क्वालिफ़िकेशन की बुनियाद पर चीज़ें होती हैं ना, कि जिसके पास जितनी तालीम है, कॉम्पिटिटिव दौर है, जिसके पास जितनी तालीम है उसको उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। एट द सेम टाइम डाउरी सिस्टम भी एक मेंस है, ये भी एक कर्स है, जिसकी बुनियाद पर बहुत सारे लोग जो है वो तालीम से महरूम रहते हैं, क्योंकि सोसाइटी की डिमांड होती है तो उसके लिए इकॉनमी की ज़रूरत होती है। उस इकॉनमी को बचाने के लिए वो बच्चों को तालीम से महरूम रखते हैं। वो कहते हैं कि कल को जब इस बच्चे की शादी होगी तो ये चीज़ें हमने करनी है, समाज की डिमांड ये होती है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे। तो नतीजा ये निकलता है, ये अपने बच्चों को स्कूलों से वापस लाते हैं, नहीं आप घर में मजदूरी करें, काम करें, आप कमाएं, कल को आपकी शादी होगी तो ये चीज़ें फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। तो इससे क्या होता है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। किस चीज़ के लिए? ये भी इनइक्वालिटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। उसके बाद एक और कॉज जो है, दैट्स वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। India grapples with high rates of violence against women, including domestic violence, sexual harassment, rape, and dowry-related violence. Social stigma, inadequate legal frameworks, and cultural norms often contribute to underreporting and impunity for perpetrators. देखिए, वायलेंस अगेंस्ट वेमेन ये कॉमन है हमारे इंडियन सोसाइटी में। पहले आप देखिए डोमेस्टिक वायलेंस कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और डोमेस्टिक वायलेंस की वजह क्या है? सबसे पहली वजह यह है कि जब हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ लिमिट कर देते हैं, किसके लिए? एक औरत के लिए। रिसोर्सेज उसको इक्वली शेयर नहीं किए जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ या और कोई चीज़ उसके साथ इक्वली शेयर नहीं किया जाएगा, तो ऑब्वियसली ये किस पे असर डालेगा? उसकी इकॉनमी पे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे, इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे। तो नतीजा क्या निकलता है? ये डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हो जाती है। इसको पता होता है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर फैमिली से बाहर निकली तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि इनहेरिटेंस राइट्स भी तो इनसे स्नैच किए गए हैं, प्रॉपर्टी राइट्स भी स्नैच किए गए हैं, कि राइट्स भी इनसे छीन लिए गए हैं। तो नतीजा क्या निकलता है? इसको ये डोमेस्टिक वायलेंस सहनी पड़ती है, क्योंकि जेंडर इनइक्वालिटी का बहुत बड़ा कॉज है। एक लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, कि अगर किसी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, कल को वो अगर मीडिया पे आकर बात करेगी तो सोसाइटी में उसको स्टिग्मा उस पर लगेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होती भी है तो वो कभी जाहिर नहीं करती है, क्योंकि उसको पता है कि समाज कैसा है। बात समझ में आती है ना? देखिए, ये एक पर्टिकुलर जेंडर के साथ इतना ज़्यादा जुल्म, तशद्दुद और इनइक्वालिटी, नाइंसाफ़ी होती है। एंड डाउरी रिलेटेड वायलेंस, अब देखिए डाउरी भी बहुत प्रिवेलेंट है, अगरचे धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे अभी भी प्रिवेलेंट है। ज़्यादा इसको स्ट्रगल करना पड़ता है, कल को समाज की डिमांड है कि डाउरी देनी है। बात समझ में आती है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है ये जेंडर इनइक्वालिटी में एक बहुत बड़ा कॉज बनता है, कि जब ये चीज़ें होती है तो ऑब्वियसली जेंडर इनइक्वालिटी वजूद में आती है। तो उसके बाद एक और कॉज है जेंडर वेज गैप। Women in India typically earn less than men for similar work across various sectors. The gender wage gap reflects systemic biases and discrimination in hiring, promotion and pay practices.
limiting women's economic independence and contributing to their overall socio-economic marginalization. वेज गैप ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि जेंडर की बुनियाद पर, से फॉर एग्जांपल हम किसी स्कूल की बात करेंगे, एक सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल साइंस, मेल टीचर भी साइंस पढ़ाता है, फीमेल टीचर भी साइंस पढ़ाता है, आप जाके देख लीजिएगा, यू विल फाइंड अ वेज डिफरेंस, यानी मेल टीचर को ज़्यादा दिया जाएगा, फीमेल टीचर को कम दिया जाएगा। ये किस बुनियाद पे दिया जाता है? जेंडर की बुनियाद पर। ये पर्टिकुलर जेंडर जो है, मेल टीचर जो है, ये फीमेल टीचर से ज़्यादा बेहतर पढ़ा सकता है, बेहतर चीज़ें कर सकता है। ऑन द अदर हैंड फीमेल को उस तरीके से नहीं देखा जाता है, नहीं ये इस तरीके से नहीं पढ़ाएगी, ये गलत है, उसकी वेज गैप बढ़ती है, यानी फीमेल टीचर को कम, मेल टीचर को ज़्यादा दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज। जब ये अनइक्वल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा भाई, मेल टीचर दिन ब दिन अमीर होता जाएगा और फीमेल टीचर क्या होती जाएगी, वो दिन ब दिन गरीब होती जाएगी, यानी वो मेल टीचर के मुकाबले हमेशा पीछे ही रहेगी। बात समझ में आती है ना इकोनॉमिकली। तो जेंडर वेज गैप भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसका, जेंडर इनइक्वालिटी का। उसके बाद एक और कॉज है, दैट्स अनइक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर। जेंडर बायसेस इन एक्सेसिंग हेल्थ केयर सर्विसेज परसिस्ट इन इंडिया, लीडिंग टू डिस्पैरिटीज इन मैटरनल हेल्थ, reproductive rights and overall healthcare outcomes. Factors such as son preference and neglect of female health needs contribute to these inequalities. बड़ी नाइंसाफ़ी होती है हमारे समाज में। देखा जाता है कि बहुत सारी जगहों से ऐसे भी रिपोर्ट्स आए हैं जहाँ पे देखा गया था कि एक माँ के पेट में क्या है, ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। अगर बेबी गर्ल है तो इसको ख़त्म करना है। अब देखिए, मतलब जेंडर इनइक्वालिटी, हम जेंडर की बुनियाद पर प्रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं। नहीं, अगर लड़का होगा तो वेल एंड गुड, अगर लड़की होगी तो उसको मारना है। तो ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं सामने। मैं नहीं कहता हूँ हर जगह होता है, लेकिन ऐसे रिपोर्ट्स तो हमारे पास आ चुके हैं। तो क्या ये इनइक्वालिटी नहीं है जहाँ पे हम प्रेफरेंस लड़के को देंगे और लड़की को प्रेफरेंस नहीं देंगे? बात समझ में आती है ना। जब ऐसी चीज़ें हो जाएंगी तो ये भी क्या बनेगा, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। या लड़की को मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगी, उसको उस तरीके से ख्याल नहीं रखा जाएगा, उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। क्यों? इसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने प्रेफरेंसेस बढ़ाए, हमने प्रायोरिटाइज किया है जेंडर भी। हमने कहा नहीं, सन होगा तो वेल एंड गुड, लड़की होगी तो हमें ज़रूरत नहीं। एंड इट हैज़ बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। आजकल देखा जाता है, यहाँ किसी को जब लड़की पैदा होती है तो उसका मुंह देखने के लायक होता है, लेकिन जब उसका बेटा पैदा होता है तो वो फूले न समाये होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जेंडर की बुनियाद पर अब चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं। लड़का होगा तो हम इज्जत वाले, इकराम वाले, लड़की होगी तो हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन हो जाएगी। हमने माइंडसेट बनाया हुआ है। अदरवाइज कुछ भी नहीं है। लड़का पैदा हो, लड़की पैदा हो, कोई मसला नहीं है, दोनों अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप हिस्ट्री में जाके देख लीजिएगा, आप इस्लामिक हिस्ट्री उठाकर देख लीजिएगा, कारोबार स्टार्ट किया गया था औरतों की तरफ से। ये हम लोग हैं जिन्होंने जेंडर को प्रायोरिटाइज किया है। नहीं, मेल होगा तो ये ज़्यादा कुछ करेगा और फीमेल होगी ये कुछ नहीं करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हेल्थ केयर में भी हम बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस दिखाते हैं व्हेन इट कम्स टू फीमेल और व्हेन इट कम्स टू बेबी गर्ल, राइट। तो उसके बाद एक और, अंडर रिप्रेजेंटेशन इन लीडरशिप रोल्स। women are underrepresented in political leadership, corporate boardrooms and other decision making positions in India. This lack of representation perpetuates gender inequalities by limiting women's voices and influence in shaping policies and institutions. एक और बहुत बड़ा कॉज वो ये है कि अंडर रिप्रेजेंटेशन इन लीडरशिप रोल्स, यानी एक औरत को पॉलिटिकल सिस्टम में ज़्यादा मौका नहीं दिया जाता है, या इसकी बात उस तरीके से नहीं सुनी जाती, इसको उतने राइट्स नहीं दिए जाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कल्चरल चीज़ है जहाँ पे हम कहते हैं नहीं, औरत ये नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती। आल्दो कौन से डिफरेंसेस है वो अलग बात है, लेकिन इलीगल तरीके से हम चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं, वो तो गलत बात है ना। लीडरशिप में जब इसको हक नहीं दिया जाएगा, जब इसको पावर नहीं दिया जाएगा कि ये बोल सकती है, इसके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी होती है तो इसको चाहिए कि ये बोले, जब वो हक भी इससे छिन जाएगा तो क्या होगा, इसको जुल्म सहना पड़ेगा, इसके साथ प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएंगी। ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है जब लीडरशिप रोल्स में एक औरत को हुकूक
नहीं दिए गए, तो इससे क्या हुआ, इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने निकल कर आई। वो ये है कि ये वॉइसलेस बन गई, इसकी आवाज़ कोई नहीं बनता है, इसके दुख और दर्द कोई नहीं समझ सकता है। हेल्थ केयर में इसके साथ नाइंसाफ़ी, एम्प्लॉयमेंट में नाइंसाफ़ी, गर्ज पॉलिटिकल सिस्टम में नाइंसाफ़ी, सोशल सिस्टम में नाइंसाफ़ी, इकोनॉमिक सिस्टम में नाइंसाफ़ी होती है। तो ये सारा कुछ देखने के बाद ये अपनी आवाज़ को बुलंद करती कहाँ करेगी, इसके पास वो राइट ही नहीं है। गर्ज ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम में भी इसको आने की ज़रूरत थी, या इसको अपनी आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत थी। दे हैव बिकम द वॉइसलेस। I mean, they are not able to raise their voice when it comes to inequality, when it comes to injustice with that particular gender. Are you getting my point? जब इनके साथ ये नाइंसाफ़ी होती है, ये बोल ही नहीं पाती है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स कि इनको लीडरशिप रोल्स नहीं है, कोई ऐसी लीडर होती जो इस पर्टिकुलर जेंडर को रिप्रेजेंट करती, जो इनको सुनती और इनके जो मसाइल है उनको हल करती। ऐसा कोई भी नहीं है। बात समझ में आती है। ऑल्दो आजकल इस पर काम होता है, बट एट द सेम टाइम अभी भी बहुत सारी जगहों पे ये प्रिवलेंट है जहाँ पर अभी भी इनको दबाया जाता है, जहाँ पे अभी भी इनको उतना ज़्यादा एक्सेस एजुकेशन की तरफ नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं है, इकोनॉमिक सिस्टम में नहीं है, सोशल सिस्टम में नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, या बाकी जगहों पे, बाकी चीज़ों पे इनके दस्तरस हासिल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज है, फैक्टर है जेंडर इनइक्वालिटी। तो आज का ये वीडियो था जिसमें हमने जेंडर इनइक्वालिटी और जेंडर के कॉजेज़ को डिस्कस किया है। कल हम बात करेंगे अब जेंडर इनइक्वालिटी, इस पर कौन कौन से मूवमेंट्स काम करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल्ड आपको बताएंगे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी इनके साथ होती है, पॉलिटिकल सिस्टम में किस हद तक इनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, सोशल सिस्टम में किस हद तक इनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, हेल्थ केयर में किस हद तक इनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। ये आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे, और कल एक और वीडियो इंशाल्लाह अपलोड होगा जिसमें बाकी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। उससे पहले कि मैं इस वीडियो को एंड करूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you won't miss any video. Thank you very much. Bye bye and take care.